सभी लोगों को नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स में। तो इस वीडियो में आज हम क्या करेंगे? इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे थ्री डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी को। ठीक है। इस वीडियो से पहले ऑलरेडी हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया है कि इक्वालिटी क्या होती है। साथ ही साथ हम लोगों ने इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ को भी समझ लिया है और हम लोगों ने नेचुरल और सोशल इनइक्वालिटीज़ को भी समझ लिया है कि वो क्या होती है। ठीक है। तो अब हम समझेंगे थ्री डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल। ठीक है। और सभी लोग क्या करेंगे, अपनी बुक को खोलेंगे और साथ साथ में एक पेंसिल हाथ पे रखेंगे। जैसे जैसे हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को कवर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम समझेंगे, तो साथ साथ में आप नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है। शुरू करते हैं, चलिए। तो जो थ्री डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी है, हम समझेंगे उसमें कि जब हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी की और हमने इतनी सारी इनइक्वालिटीज़ पढ़ ली, तो अब हमें ये भी देखना पड़ेगा ना कि इक्वालिटीज़ हम किन किन एस्पेक्ट में लेकर के आना चाहते हैं। ठीक है। कितनी इक्वालिटीज़ के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। ठीक है। किस किस लेवल पर इक्वालिटी लेकर आना चाहते हैं, तो वही सारी चीज़ें हम समझेंगे। क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है दैट वी नीड टू आस्क व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी दैट वी मे परस्यू और सीक टू अचीव इन द सोसाइटी। कौन कौन से डायमेंशंस हैं इक्वालिटी के जो हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हो, हमारी सोसाइटी में हो। तो वो तीन डायमेंशंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी और साथ ही साथ में इकोनॉमिक इक्वालिटी। तीनों ही इक्वालिटी ज़रूरी है ताकि हमारी जो सोसाइटी है वो क्या बन सके, वो एक मोर जस्ट एंड इक्वल सोसाइटी बन सके। तो एक एक करते हुए समझते हैं, चलिए, कि क्या 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 है आखिरकार। पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है, सोशल क्या है और इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब क्या है। सबसे पहली जो आपकी इक्वालिटी है वो है पॉलिटिकल इक्वालिटी। ठीक है। नाम सुनते ही समझ में आ गया होगा कि पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब है कि सभी लोगों को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर भी यही दिया हुआ है कि इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज पॉलिटिकल इक्वालिटी वुड नॉर्मली इंक्लूड ग्रांटिंग इक्वल सिटीजनशिप टू ऑल मेंबर्स ऑफ द स्टेट। ठीक है। आप इसको टिक मार्क कर सकते हो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इक्वल सिटीजनशिप देना सभी लोगों को जो एक कंट्री में रह रहे हैं, उसको कहते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी। अब इक्वल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, वो यहाँ पर नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे। इक्वल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि इक्वल बेसिक राइट्स मिलेंगे हम लोगों को। कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ अधिकार देता है, तो वो अधिकार सभी लोगों को मिलेंगे जितने भी कंट्री में सिटीजन्स हैं। कौन कौन से बेसिक राइट्स हैं वो? इक्वल सिटीजनशिप ब्रिंग्स विद इट सर्टन बेसिक राइट्स सच एज राइट टू वोट। ठीक है, राइट टू वोट दिया जाएगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलेगा हम लोगों को, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये देता है। राइट टू वोट हमें मिलता है। ठीक है। सिमिलरली फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हमें मिलता है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड फ्रीडम ऑफ बिलीफ। ठीक है। ये सारे फ्रीडम्स हम लोगों को मिलेंगे और सभी लोगों को मिलेंगे, इक्वली तरीके से हर सिटीजन को मिलेंगे। ये राइट्स होते हैं इक्वल बेसिक राइट्स, तो इनको भी आप टिक मार्क कर सकते हो। ठीक है। तो ये होता है आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। ठीक है। इससे क्या होगा, जब हमें ये राइट्स मिलेंगे तो क्या होगा? दीज आर नेसेसरी टू इनेबल सिटीजन्स टू डेवलप देमसेल्व्स एंड पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। हमें स्टेट में पार्टिसिपेट करना है, हमें अपने लीडर्स को चूज़ करना है। ठीक है। हमें एक सर्टेन प्रोफेशन को प्रैक्टिस करना है, हमें एक रिलीजन को प्रैक्टिस करना है और भी अलग अलग चीज़ें हमें करनी है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करना है। तो इसके लिए क्या चाहिए होगा? राइट्स चाहिए होंगे। वही राइट्स हम लोगों को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स जो है पॉलिटिकल इक्वालिटी के अंतर्गत दिए जाते हैं। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर एक बात उठती है, हमें पता है ऑलरेडी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो वो ऑलरेडी सभी लोगों को पॉलिटिकल राइट्स तो दे रहा है ना। हर किसी के पास लीगल राइट्स है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे लॉज जो है वो हम लोगों को देते हैं। लेकिन लीगल इक्वालिटी तो है, पॉलिटिकल इक्वालिटी तो है, लेकिन फिर भी समाज में इनइक्वालिटीज़ तो होती है। हमारे पास सभी लोगों के पास राइट टू वोट है, लेकिन फिर हम अगर सभी लोगों के पास राइट टू वोट है, तो फिर भी तो सोसाइटी में जो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है? करती है ना। इसका मतलब ये हो गया कि केवल पॉलिटिकल राइट्स दे देने से तो काम नहीं चलने वाला। हमें कुछ और भी चाहिए, हमें अदर डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी भी चाहिए, जिसमें सोशल डायमेंशन आता है और साथ ही साथ इकोनॉमिक डायमेंशन आता है। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, जब तक हमें एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी, जब तक हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या है? एक ऐसा लेवल है जो जिसमें सभी लोग बराबर है। ठीक है। हर किसी को सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिल पा रही है कि वो अपने टैलेंट्स को डेवलप कर सके। तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए
पॉलिटिकल इक्वालिटी के साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी भी इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इक्वालिटी की तरफ बढ़ते हैं, जो है सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी में क्या दिया हुआ है ये बोलते हैं, फर्स्ट लाइन में रीड कर रही हूँ। पॉलिटिकल इक्वालिटी और इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज एन इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप in the pursuit of equality, but it often needs to be supplemented by the equality of opportunities। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है या जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है वो एक इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है जब हम इक्वालिटी की परस्यू करने की बात करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में हमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी चाहिए, है ना, उसको भी हमें इसके साथ सप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, लीगल हर्डल्स तो हमने हटा दिए, हमने ये लीगली बोल दिया कि भाई कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करेगा। हमने लीगली बोल दिया आर्टिकल 15 के अंतर्गत कि स्टेट किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा रेस के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर। ये तो हमने लीगल इक्वालिटी तो दे दी, लेकिन हमें क्या चाहिए, अब हमें ये भी तो इंश्योर करना है ना कि सोसाइटी में जितने भी सोशल गुड्स हैं वो हर कोई उनको एक्सेस कर पाए। कौन कौन से सोशल गुड्स हैं? तो यहाँ पर सोशल गुड्स भी दिए हुए हैं, जैसे एडिक्वेट हेल्थ केयर, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गुड एजुकेशन, एडिक्वेट नरिशमेंट, मिनिमम वेजेस एंड अमंग थिंग्स। ये क्या है? ये सोशल गुड्स हैं। और हर ह्यूमन को क्या ये बेसिक गुड्स चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ? एक डिसेंट लाइफ के लिए हमें एक सर्टेन बेसिक गुड्स चाहिए। और सोशल इक्वालिटी यही बोलती है कि हमें हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, ताकि कम से कम हर किसी के पास ये सर्टेन बेसिक सोशल गुड्स तो हों। ठीक है, ये आइडिया है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का। अब मैं जो सेकंड हाईलाइटेड लाइन है मैं उसको पढ़ रही हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है, जो मैंने रेड कलर से टिक मार्क करा हुआ है, मैं उसको रीड कर रही हूँ। द परसूट ऑफ इक्वालिटी रिक्वायर्स दैट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज दे ऑल्सो हैव अ फेयर एंड इक्वल चांस टू कॉम्पीट फॉर दोज गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, ये डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन के तौर पर इससे कुछ सर्टेन वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो और अपनी एग्जामिनेशन में लिख सकते हो जब भी आप लिखोगे कि व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ सोशल इक्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला हुआ है कि इक्वालिटी का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि जो डिफरेंट ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ हमारी सोसाइटी में रहती है, सभी कम्युनिटीज़ के पास, सभी ग्रुप्स के पास एक फेयर चांस होना चाहिए, एक इक्वल चांस होना चाहिए कि वो अपनी गुड्स और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कम से कम कॉम्पीट तो कर सके। ठीक है, तो ये होता है आइडिया ऑफ सोशल इक्वालिटी। हमें यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी सोसाइटीज़ में कास्ट का ग्रुप हो गया, ठीक है, रिलीजियस ग्रुप्स हो गए, कल्चरल ग्रुप्स हो गए, तो जितने भी ग्रुप्स हैं किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो और हर कोई कम से कम इस एबिलिटीज़ में हो कि वो बेसिक जो सोशल गुड्स होते हैं उसके लिए कम से कम कॉम्पीट कर पाए। हर कोई जॉब्स के लिए कॉम्पीट तो कर पाए। ठीक है, हर कोई एजुकेशन गेन कर पाए। ये होता है आइडिया ऑफ सोशल इक्वालिटी। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करेंगे, अगर हम किसी सर्टन सेक्शंस के साथ उसके रेस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, जैसे अमेरिका में हुआ था, तो क्या होगा? सोशल इनइक्वालिटी हो जाएगी। फिर वो लोग ना जॉब्स को गेन कर पाएंगे, ना वो लोग जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है उसको दूर कर पाएंगे। जो बेसिक गुड्स है ना, जो बेसिक गुड्स है जो मिलने चाहिए थे हर किसी को, वो उसको गेन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? सोशल इनइक्वालिटी हो जाएगी वो। अब यहाँ पर जो लास्ट पैराग्राफ है इस पर्टिकुलर पेज का, उसमें दिया हुआ है कि जब हम सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं ना, तो उसके सामने एक प्रॉब्लम आती है। सोशल इक्वालिटी को सोसाइटी में परस्यू करने में एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या होती है? वो होती है कुछ एक स्पेशल प्रॉब्लम रिगार्डिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। वो क्या प्रॉब्लम है? वो है कुछ कस्टम्स की वजह से, जो हमारी अलग अलग ग्रुप्स कस्टम्स प्रैक्टिस करते हैं उसकी वजह से कुछ लोगों को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल दिया हुआ है विमेन। विमेन फॉर इंस्टेंस मे नॉट एन्जॉय इक्वल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस इन सम ग्रुप्स। उनके पास इनहेरिटेंस का सेम राइट्स नहीं होता जितना मेन के पास होता है। सेम राइट्स नहीं होते उनके पास। और कुछ सोशल प्रोहिबिशंस भी लगाए जाते हैं विमेन के ऊपर कि तुम पॉलिटिक्स में नहीं जाओगी, ठीक है, और तुम जो है आर्मी में नहीं जाओगी। ठीक है, इस तरीके के क्या है, कुछ सर्टेन सोशल प्रोहिबिशंस लगाए जाते हैं। ठीक है, ये इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो कस्टम्स है ना, ये एक स्पेशल प्रॉब्लम है और इसकी वजह से विमेन को वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही जो बाकी लोग गेन कर पा रहे हैं। समझ गए? ये हम लोगों ने प्रॉब्लम देखी। अब ये अगर प्रॉब्लम हम लोगों ने देखी कि ठीक है, सोशल इक्वालिटी में ये एक समस्या अगर है तो हटाना तो पड़ेगा ना इस समस्या को। तो कौन हटाएगा?
आप बोलोगे कि गवर्नमेंट हटाएगी, ठीक है, ये भी एक आंसर है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ साथ हम लोगों को भी तो कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम उसी चीज़ को समझते हैं कि गवर्नमेंट कैसे हटाएगी। तो ग्रीन कलर से जो मैंने हाईलाइट करा है मैं उसको रीड कर रही हूँ। द स्टेट हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन सच मैटर्स। ऐसे सोशल कस्टम्स को जिसकी वजह से इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ वेमेन को नहीं मिल पा रही है, तो जिम्मेदारी बन जाती है गवर्नमेंट की कि वो आगे आकर के कुछ सर्टन स्टेप्स ले। जैसे इट हैज़ टू टेक पॉलिसीज़ टू प्रिवेंट द डिस्क्रिमिनेशन और हैरेसमेंट ऑफ वेमेन इन पब्लिक प्लेसेस और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर हैरेसमेंट हो रहा है तो उसको हटाना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा किया भी है। इंडियन गवर्नमेंट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 ये लेकर के आई थी ताकि विमेन के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो जहाँ पर वो काम कर रही है, ठीक है। सिमिलरली डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया था? डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ उठाई गई है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो पॉलिसीज़ है वो सोशल अवेयरनेस को जनरेट करने के लिए है, ठीक है। और ये इंश्योर करने के लिए है कि कम से कम हर बच्ची को एजुकेशन मिले, क्योंकि एजुकेशन उसका एक बेसिक राइट है। उसी की वजह से वो अपनी इक्वालिटीज़ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ गेन कर पाएगी, ठीक है। तभी जा कर के वो सोशल इक्वालिटी बोल पाएगी कि हाँ मेरे पास सोशल इक्वालिटी है, ठीक है। साथ ही साथ हम लोगों ने क्या करा है, विमेन का पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करवाने के लिए हम लोगों ने 2024 में जाकर के उनको रिजर्वेशन भी दिया है कि 33% रिजर्वेशन इंडियन पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर्स में विमेन को दिया जाएगा। इससे क्या होगा, विमेन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर पाएगी, ठीक है, जितना पहले नहीं कर पा रही थी। ये क्या है, पॉलिसीज़ है जिसके ज़रिए हम विमेन को एक तरीके से क्या कर पा रहे हैं, विमेन को वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दे पा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर ये आता है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो समझ ली और गवर्नमेंट कुछ सर्टन स्टेप्स भी उठा रही है जो हमने पढ़ भी लिए, समझ भी लिए एग्जाम्पल्स के ज़रिए। लेकिन सोशल ग्रुप्स की भी तो कुछ सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इंडिविजुअल्स की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपकी और हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि हम अवेयरनेस रेज करें कम से कम, ठीक है। जो अपने राइट्स को एक्सरसाइज करना चाहते हैं उनको हम सपोर्ट करें। अगर हमारे घर में किसी लड़की के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तो बनती है कि भाई हम उसके लिए आवाज़ उठाएं, ठीक है। जो सोशल ग्रुप्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो अभी तो बनती है कि सोसाइटी में जितनी भी गर्ल्स हैं, जितनी भी वेमेन हैं, उनको उनके राइट्स के बारे में अवेयरनेस जनरेट करें। और ऐसा इंडियन सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पर बहुत सारे सोशल ग्रुप्स कर भी रहे हैं। पंचायत में जो विमेन है, जो पंचायत सरपंच है, उनको उनके राइट्स के बारे में बताया जा रहा है कि आप सरपंच हो, ठीक है, आपके पति सरपंच नहीं है, आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, आप डिसीजन मेकिंग करो। और उसकी वजह से विमेन समझती भी है और वहाँ की, जहाँ पर विमेन सरपंच है, वहाँ की बाकी उस गांव की बाकी सारी महिलाएं उससे मोटिवेट भी होती है कि देखो हमारी लीडर है ये, ठीक है। जो वहाँ की गांव की लड़कियां हैं वो मोटिवेट होती है कि हम भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये चेंज हो रहा है, धीरे धीरे ही सही लेकिन चेंज हो रहा है और हमें और ज़्यादा चेंजेस लेकर के आने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने किसकी करी, सोशल इक्वालिटी की, जिसमें हमने पढ़ा कि ठीक है पॉलिटिकल इक्वालिटी और लीगल इक्वालिटी के साथ साथ में हमें सोशल इक्वालिटी पर भी ध्यान देना पड़ेगा ताकि कुछ सर्टन सोशल गुड्स हर किसी को मिले, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने ली। अब हम तीसरी की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में। तो इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब क्या है? इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से देर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन द वेल्थ, प्रॉपर्टी और इनकम बिटवीन इंडिविजुअल्स और क्लासेस। ये होती है क्या? ये होती है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। वेल्थ, प्रॉपर्टी और इनकम के लेवल पर अगर हम देखें तो डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, क्लासेस में, इंडिविजुअल्स में डिफरेंसेस इन सभी बेसिस पर बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए हम रिलेटिव डिफरेंस देखते हैं, रिचेस्ट और पुअरेस्ट ग्रुप्स में कितना रिलेटिव डिफरेंस है, ठीक है, कि कितना अंतर है रिच में और पुअर ग्रुप में। और जब हम मेजर करने की बात करते हैं कि कितनी पोवर्टी है, तो दो तरीके से मेजर किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका तो हमने पढ़ लिया कि हम रिलेटिव डिफरेंस को समझेंगे रिचेस्ट और पुअरेस्ट ग्रुप में। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि हम पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, उनके नंबर को देखेंगे कि कितने लोग हैं जो आज के टाइम में इंडियन सोसाइटी में बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, ठीक है, तो उसको हम जानेंगे। और क्या बोला हुआ है यहाँ पर? ये बोला हुआ है, आप खुद सोचो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, क्या कभी कोई ऐसी सोसाइटी होगी पास्ट में भी या आने वाले टाइम में भी जहाँ पर एब्सोल्यूट इनकम इक्वालिटी हो, एब्सोल्यूट इकोनॉमिक इक्वालिटी हो? सोचो ज़रा,
क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं हो पाएगा, कुछ लोग ऐसा हो सकता है वो बोले कि हाँ एब्सोल्यूट हो तो सकती है। कुछ लोग ये बोलेंगे कि एब्सोल्यूट कैसे हो सकती है, गवर्नमेंट जितने भी रिच लोग हैं उनसे सारी प्रॉपर्टी और सारा पैसा लेकर के गरीब लोगों को दे दे, ठीक है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट अगर कर दिया जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि लोगों में इक्वालिटी आ जाए, और वो भी एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब है कि जितने भी कंट्री में लोग हैं उन सबकी इनकम एक सर्टेन लेवल की ही होनी चाहिए। जैसे कि 2 लाख 2 लाख इनकम सभी लोगों की है। क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। इवन इफ अगर गवर्नमेंट रिसोर्सेस रिच से लेकर के पुअर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, कुछ समय के बाद फिर से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है हर किसी के टैलेंट, हर किसी की स्किल्स एबिलिटीज़ अलग है। हर कोई पैसे को अलग अलग तरीके से यूज़ करेगा, किसी को फ़ायदा ज़्यादा होगा, किसी को फ़ायदा कम होगा, फिर से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तो आएगी ही आएगी। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं? अगर हम ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रहेगी ही रहेगी, एब्सोल्यूट इक्वालिटी ऑफ वेल्थ एंड इनकम प्रोबेबली कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती सोसाइटी में, तो फिर हम बात क्यों कर रहे हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी की? इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। हम रिड्यूस करना चाहते हैं। क्यों रिड्यूस करना चाहते हैं? आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है बुक में। Equal opportunities available to the people in the belief that this would at least give those who have talent and determination the chance to improve their condition. जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इकोनॉमिक इक्वालिटी की, तो हम देंगे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। कम से कम वो लोग जो अपने टैलेंट्स को और अपनी डिटर्मिनेशन की मदद से अपनी गरीबी को दूर करना चाहते हैं, कम से कम उनको तो मदद मिलेगी। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई कोई भी गरीबी की रेखा के नीचे ना रहे। पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं होने चाहिए कंट्री में। आज के टाइम में भी 10-12 करोड़ लोगों के आसपास है भारत में जो गरीब है, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा अगर गरीबी है तो हमें क्या करना है? जब हम इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इनकी गरीबी दूर हो। ऑफकोर्स हम हर किसी को रिच नहीं बना सकते, पॉसिबल भी नहीं हो सकता ये, लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी में हम ये इंश्योर ज़रूर कर सकते हैं कि जो जिनके पास बेसिक सुविधाएं भी नहीं है, ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान और जो शिक्षा की जो बेसिक बुनियादी अधिकार होने चाहिए वो भी नहीं है, कम से कम उनको वो मिले और वो गरीबी से ऊपर उठ जाएं। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी को। समझ गए? अब क्या दिया हुआ है? अब ये चीज़ दी हुई है कि यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूविंग वंस पोजीशन इन सोसाइटी विद सफिशिएंट एफर्ट्स, ठीक है। सफिशिएंट एफर्ट्स देंगे, अगर स्किल्स देंगे, अगर एजुकेशन देंगे गरीब लोगों को, गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, मिड डे मील स्कीम में उनको खाना देंगे, तो उनका जो बॉडी है, उनका जो माइंड है वो अच्छे तरीके से डेवलप हो पाएगा। वो सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, अपनी ज़रूरतों को महसूस कर पाएंगे और उसके मुताबिक अगर उनमें टैलेंट्स है, डिटर्मिनेशन भी है कि वो गरीबी से उठना चाहते हैं, तो वो उठ लेंगे आराम से, उससे बाहर आ सकते हैं। इसीलिए हमें एफर्ट्स करने हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी की तरफ, ठीक है। तो समझ गए, इकोनॉमिक इक्वालिटी डज नॉट मीन एब्सोल्यूट इनकम इक्वालिटी और एब्सोल्यूट इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। इट मीन्स मिनिमाइजिंग द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर सो दैट इवन दोज इंडिविजुअल्स हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन कैन इवन ओवरकम द पॉवर्टी, ठीक है, उनको भी वो बेसिक सुविधाएं मिल सके। ये है आइडिया ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी। लास्ट पैराग्राफ हमारा आता है, इसमें बोला जा रहा है inequalities which are entrenched, that is which remains relatively untouched over generations, they are more dangerous for a society, ठीक है, पढ़ते ही समझ में आ गया। ऐसी इनइक्वालिटीज़ जो बहुत लंबे सालों से प्रैक्टिस करी जा रही है सोसाइटी में, ठीक है, जो बहुत डीप इनइक्वालिटीज़ है, उनको ख़त्म करना क्या सोसाइटी के लिए बहुत आसान होगा? क्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिन लोगों ने डोमिनेट किया है दूसरों लोगों के ऊपर, जिन लोगों ने पावर को एंजॉय करा है, वो अपनी पावर ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? वो ऐसे दे देंगे पावर, आसानी से दे देंगे दूसरों लोगों को जिनको उन्होंने डोमिनेट करा है? नहीं देंगे वो लोग। क्या होगा? सोसाइटी वुड बिकम डिवाइडेड बिटवीन दोज क्लासेस एंड अदर्स हु हैव रिमेन्ड पुअर ओवर जनरेशंस। दो ग्रुप्स में सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी, दो भाग हो जाएंगे सोसाइटी के। पहले वो लोग जो डोमिनेट करे थे, जिनके पास सारी वेल्थ है, दूसरे वो लोग जो गरीब लोग हैं और जिनको डोमिनेट किया जा रहा है जनरेशन से। और इसकी वजह से क्या होगा? गरीब लोग रिसेंट करेंगे कि नहीं? गरीब लोग आवाज़ उठाएंगे कि नहीं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन बंद करो? एंड बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द वेल्दी क्लासेस इट माइट प्रूव डिफिकल्ट टू रिफॉर्म सच ए सोसाइटी टू मेक इट मोर ओपन एंड इगैलिटेरियन। क्योंकि जो पावर जिसके पास है, वेल्दी क्लास जो है, वो उसके लिए उसके सामने लड़ना, सोसाइटी को रिफॉर्म करना बहुत मुश्किल होगा।
बहुत मुश्किल होगा सोसाइटी को ओपन और इगैलिटेरियन बनाना, क्योंकि वो वेल्दी लोग हैं, वो पावरफुल क्लास है। और हमने बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स देखी है जिसमें लड़ना वाकई में मुश्किल हुआ है। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पिक्चर आपके यहाँ पर दी हुई है, ये जो पर्टिकुलर पिक्चर है वो शो करती है रेशियल इनइक्वालिटी इन यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, मैं छोटा सा जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ कि क्या है। इससे हम लास्ट वाले पैराग्राफ के मीनिंग को समझ पाएंगे कि क्यों बहुत मुश्किल होता है इनइक्वालिटी को ख़त्म करना जो जनरेशन से चलती हुई आ रही है। तो अमेरिका में क्या हो रहा था, अमेरिका में कुछ सर्टेन ग्रुप्स थे, अमेरिका में सदर्न अमेरिका के कुछ सर्टेन स्टेट्स में जो ब्लैक्स थे, ना उनको राइट टू वोट दिया जा रहा था, ना उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी, वो बड़ी बड़ी पोजीशंस पर जा नहीं सकते थे। ठीक है, और उनके साथ अलग अलग तरीके से उनके कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। तो क्या हुआ, ये डिस्क्रिमिनेशन जब बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चला तो ब्लैक्स को सिविल राइट्स मूवमेंट्स उन्होंने लॉन्च करी कि हमें कुछ सर्टन सिविल राइट्स दो। ठीक है, जो वाइट्स को मिले हुए हैं वो हम लोगों को भी दो। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा लंबी लड़ाई लड़ी, तब जा कर के उनको कुछ सर्टन राइट्स मिले। क्यों मिले, क्यों इतनी ज़्यादा लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी? क्योंकि जो डोमिनेट कर रहे थे उनको तो फ़ायदा था ना डोमिनेशन से, उनको तो पावर मिल रही थी, वो बड़ी बड़ी पोजीशन पर बैठे थे, वो सारी फैसिलिटीज़ एंजॉय कर रहे थे, वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, उनके पास राइट टू वोट था, सब कुछ उनके पास थी, सारी पावर उनके पास थी, तो वो अपनी पावर को क्यों जाने देंगे? ठीक है, इसलिए लंबे टाइम तक स्ट्रगल करनी पड़ी। और सिमिलरली ये चीज़ अफ्रीका में भी हुई, साउथ अफ्रीका में भी ये चीज़ हुई। ठीक है, कि लंबे टाइम तक आवाज़ उठानी पड़ी लीडर्स को, तब जा कर के उनको जो एपार्थाइड रिजीम था साउथ अफ्रीका में वो ख़त्म हुआ है। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने ली और पूरा आज हम लोगों ने डिस्कस करा कि व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ इक्वालिटी और कितनी प्रकार की इक्वालिटी हम डिमांड करते हैं, जिसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करा पॉलिटिकल इक्वालिटी के बारे में, सोशल इक्वालिटीज़ के बारे में और इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ के बारे में। ठीक है, आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। और अम, इस तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में भी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ है हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। तब तक इस वीडियो में यहाँ तक इतना ही। और अगर आपको एफर्ट्स लगे हो कि हाँ एफर्ट्स डाले गए हैं, सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो विद योर क्लासमेट्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी लोगों को नमस्कार।